नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पेड न्यूज की जड़ें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय राउत के बगल में बैठे हैं विजय नाइक, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। हमारे साथ हैं नीना व्यास, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदू से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। और हमारे साथ हैं परंजय गुहा ठाकुरता, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 में जिन लोगों को अनुबंधित किया था, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी थी पेड न्यूज पर स्टडी करने की, उन दो लोगों में एक थे जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट पेश की थी। हम इन चारों मेहमानों से पेड न्यूज की जड़ें इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्यों हमने आज ये विषय लिया है? हम पेड न्यूज पर चर्चा पहले भी हमने की है। इसलिए लिया है आज हमने ये विषय कि कर्नाटक का हाल में चुनाव हुआ, वहां भी पेड न्यूज का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। 61 लोगों को नोटिस गया है और भी बहुत सारे मामले वहां पाए गए हैं। छानबीन चल रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से। इस बीच में संसद में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की गई पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबद्ध जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट वाकई रिवीलिंग है, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिस पर मुझे लगता है मीडिया और मीडिया के बाहर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें उसके पहले आइए देखते हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मुख्य क्या क्या बातें हैं। संसद की स्थायी समिति के मुताबिक लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका काफी अहम है। इसलिए मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यात्मक, निरपेक्ष, साफ सुथरी और पारदर्शी सूचना लोगों तक पहुंचाए। पेड न्यूज महज पत्रकार का निजी भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि इस खेल में प्रबंधक, मालिक, विज्ञापन एजेंसियों के अलावा राजनीतिक वर्ग भी शामिल हैं। पेड न्यूज सिर्फ चुनावों के दौरान की परिघटना नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की घटना है। ये चिंताजनक है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पेड न्यूज की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया। मंत्रालय इस मामले पर एक टिकाऊ और असरदार तरीका अख्तियार करे और इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के 6 महीने के भीतर इस पर कार्रवाई करे। प्राइवेट ट्रीटीज पेड न्यूज का एक बड़ा कारण है। विज्ञापन में पन्नों या स्क्रीन पर छोटे अक्षर में एडवर्टीजमेंट लिख दिया जाता है, जो सामान्यतः नहीं दिखता। एक पद्धति विकसित हो ताकि विज्ञापन और गैर विज्ञापन वाली सामग्रियों में अंतर स्पष्ट हो सके। वेतन पद्धति और नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी पेड न्यूज के लिए जिम्मेदार है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लागू किया जाए। सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक हर मीडिया कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के नाम अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। क्रॉस मीडिया ओनरशिप के कारण भी फैली है पेड न्यूज। इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के 6 महीने के भीतर क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर ट्राई की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई हो। चुनाव प्रक्रिया में पेड न्यूज अपराध बने और जनप्रतिनिधि कानून के चैप्टर 3 के आधार पर दोषियों को कम से कम 2 साल की कैद हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नियमन के लिए अलग से बॉडी बने या फिर एक मीडिया काउंसिल का गठन हो, जिसके दायरे में इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ प्रिंट को भी शामिल किया जाए। बातचीत की शुरुआत हम परंजय आपसे करेंगे। 2009 और उसके बाद 2013 दो बड़ी रिपोर्ट्स पेड न्यूज को लेकर आई हैं। आपकी और श्रीनिवास रेड्डी की रिपोर्ट, जिस पर बहस तो शुरू हो सकी देश में, लेकिन कोई कार्रवाई अगर कहा जाए वो नहीं इनिशिएट की जा सकी। उसके कई कारण हैं, उस कारणों में हम नहीं जाएंगे। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है, राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की। आपने रिपोर्ट पढ़ी है। क्या आपको लगता है कि ये केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि आगे कार्रवाई का एक सिलसिला भी शुरू करेगी? मैं इतना आशावादी नहीं हूँ उर्मिलेश जी। पहला बात है, 2009 में हम लोग जब प्रेस काउंसिल में थे, मैं और श्रीनिवास रेड्डी, हमारा रिपोर्ट का काम हमने शुरू किया। 2010 का 1 अप्रैल महीना में हमने रिपोर्ट पेश किया सब कमेटी की। मगर कुछ महीनों के बाद प्रेस काउंसिल ने खुद ये जो रिपोर्ट था सब कमेटी के रिपोर्ट, मेन रिपोर्ट के साथ एनेक्स करके सरकार को देने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी विरोध हुआ अंदर में, काउंसिल के अंदर। फिर ये रिपोर्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय जो सूचना अधिकारी है, उसके ऑर्डर के बाद प्रेस काउंसिल को उनका वेबसाइट में डालना पड़ा। मगर तब तक ये सार्वजनिक हो गए, सब लोगों का नाम है इसमें, सबसे बड़े बड़े अखबारों का नाम है। मगर बात है, देखिए, ये जो स्थायी समिति जो रिपोर्ट पेश किया, ये जितने सारे सलाह, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशंस है,
मैं समझता हूँ ये अभी आने वाले चुनाव, 16वां आम चुनाव आने वाले हैं, इस समय सरकार तो नया कुछ कानून नहीं बनाएंगे इस वक्त, क्योंकि देखिए मीडिया घराने के जितने बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, इनके साथ हमारा राजनेता का एक वरिष्ठ एक बड़े बड़े राजनेता के साथ एक गठबंधन समझ लीजिए है, और एक दूसरे को खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो ये रिपोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस हैं, और मैं समझता हूँ सारे रिकमेंडेशन मानने का बहुत ज़रूरी है, मगर सरकार मानेंगे कि नहीं, हमारे सांसद नया कानून बनाएंगे कि नहीं, जो कानून है उसमें क्या कहते हैं, नया जो कानून बदलना की ज़रूरत है, जैसे पेड न्यूज़ को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाए, एक इलेक्ट्रल ऑफेंस करे। देखिए जो अभी काम किया इलेक्शन कमीशन ने, कुछ किया काम, काफ़ी कुछ कारण दिखाओ नोटिस इन्होंने, एक कोर्ट का एक केस भी आ गया उमलेश यादव जी का। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे नहीं बोला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी थोड़ा बहुत मालूम है कि ऐसा हो रहा है, इतने सारे कारण दिखाओ नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन में, मगर जितने सारे रिकमेंडेशन हैं इस रिपोर्ट के, मेरे समझ में तो सरकार अभी कुछ नहीं करेंगे। अक्षय राउत, एक बड़ा पहलू है कि अगर खर्च के ब्यौरे को निर्वाचन आयोग उसकी छानबीन अगर करता है, शिनाख्त अगर होती है, पहचान अगर होती है कि पेड न्यूज़ की प्रक्रिया कैसे चली है, वो कौन लोग हैं, कौन पक्ष हैं, जो दे रहा है वो कौन है, जो ले रहा है वो कौन है, अगर ये थमती है प्रक्रिया, जैसा कि अभी कोर्ट में एक मामला है, और आप जानते हैं काउंटर जो हलफनामा है सरकार की तरफ से वो भी गया है, सिविल सोसाइटी ने इधर पहल की है। हम निर्वाचन आयोग के पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे, क्या परंजय जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं बहुत आशावादी नहीं हूं, तो क्या हम केवल रिपोर्ट्स तक रह जाएंगे सीमित होकर, या इस बीमारी को खत्म करने का भी कुछ सिलसिला चलेगा? परंजय जी की बात पर मेरा हाँ भी है, ना भी है। मैं आशावादी हूँ, और उनका निराशावादी होने का कारण भी है। जैसे रहा है, उन्होंने जब रिपोर्ट दिया था, आज तक एक्शन बहुत कम हुए हैं, चर्चा बहुत हुए हैं सारी जगह, लेकिन आयोग एक्शन पर प्रतिबद्ध है। और बिहार के चुनाव से छोटी सी शुरुआत करने के बाद कर्नाटका के चुनाव तक काफ़ी सारे एक्शन लिए गए हैं, लेकिन फूंक फूंक के चलना पड़ता है, क्योंकि इस पेड न्यूज़ का विरुद्ध में जो कार्रवाई है उसको कोई गलत नहीं समझ लें, खास करके मीडिया हाउसेस गलत नहीं समझ लें। 3 तरह की प्रॉब्लम होता है उर्मिला से, आप जैसे जानते हैं। एक तो है कि इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर रूल्स हैं उसका सरकमवेंट किया जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड विशेट होता है, और वोटर्स की जो राइट है, राइट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो विशेट होता है। तो उसके लिए हम काम करे जा रहे हैं, और आयोग इसके बारे में प्रतिबद्ध है। मैं आपको बता दूं, कल एक ऑल पार्टी मीटिंग था जो कि एक दूसरे सब्जेक्ट पर था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज 2014 में जो चुनाव ड्यू है, उसके पहले भी कुछ असेंबली इलेक्शंस हैं, उसको नज़र में रखते हुए ये बोले कि आप पेड न्यूज़ के ये जो चल रहा है समस्या, उससे बचाइए जी। और कर्नाटका में जो हुआ है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें पेड न्यूज़ का इंसिडेंस कम है, बल्कि कंपेयर टू जो गुजरात में हुआ, इवन हिमाचल में हुआ या उत्तर प्रदेश में। 2 चीज़ हो रहे हैं, इसका हम देख रहे हैं। एक तो है कि एक्शन जो लिया जा रहा है, लेकिन सैल्यूटरी इम्पैक्ट कुछ हो रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि चाहे दूसरे तरह के लोग इससे बचकर और कुछ कर दें, लेकिन ये चीज़ शायद करने का जो इंसिडेंस है, मेरा ये आशा है कि बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट मेजर्स ये शायद कम होता जाएगा। लेकिन विजय, एक छोटा सा बात मैं कह सकता हूँ, अभी अक्षय जी जैसे जा कहा, अगर इसको रोकना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा बंद हो जाएगा, 2 हाथ से ताली लगता ना, जो घूस देने वाले और घूस लेने वाले दोनों साइड से कुछ आप मेरा शायद रिस्ट्रेंट होना चाहिए। अभी देखा कि बहुत सारे जो उम्मीदवार है वो मान लिया कि हमने पैसा दिया खबर छपने के लिए, मगर जिसको पैसा दिया वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसके खिलाफ कार्रवाई का कोई तरीका नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको कंपनीज लेकिन विजय, आपका जो इनकम टैक्स एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जवाब मैं बाद में दूंगा। जहाँ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के आप जनरल सेक्रेटरी है, देश के अखबारों के और महत्वपूर्ण जो फोरम्स हैं मीडिया के, उनके तमाम एडिटर्स इसके मेंबर हैं। एडिटर्स गिल्ड प्रोएक्टिव क्यों नहीं होता? जैसे पेड न्यूज़ के बारे में स्थायी समिति भी कहती है, और हम सब लोग जानते हैं कि पेड न्यूज़ केवल इलेक्शन तक सीमित मामला नहीं है, ये एक ऐसी महामारी है मीडिया में जो हर तरफ है। प्राइवेट ट्रीटीज के बारे में स्थायी समिति ने बात कही है। एडिटर्स गिल्ड का जानना चाहता हूं पक्ष, वो क्यों प्रोएक्टिव नहीं होता? देखिए उर्मिला जी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कम से कम मेरे हिसाब से कम 3 या 4 साल हुए हैं इसके बारे में चर्चा चल रही है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में। दूसरी बात ऐसी है कि एक दफ़े ऐसा ही किया था कि
वहाँ यहाँ से एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया से एडिटर्स को खत लिखे गए, मैसेज लिखे गए कि ये जो है, ये जो पेड न्यूज़ है, इसमें आपका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि क्लैंडस्टाइन जो इसमें व्यवहार होते हैं वो व्यवहार सामने नहीं आ रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अभी भी एजीएम जो हुई लास्ट मंथ में, इस मंथ में पहले, इसमें भी ये बात चली है। तो हमने तो ये प्रयास जारी किया है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया प्रोएक्टिव हो इस बारे में, और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अगले कुछ दिनों में टीआरआई के जो रिकमेंडेशंस है उसके बारे में हम सरकार को कुछ न कुछ हम एक रिकमेंडेशंस, हमारी जो बातें हैं वो देने वाले हैं। दूसरी बात ऐसी है कि पेड न्यूज़ के बारे में जो चर्चा सब तरफ चली है, इसको रोकथाम करने के लिए सब लोगों ने आगे आना चाहिए। जो आईएनएस जो है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, उनके जो नुमाइंदे हैं और उनके जो ये है वो मिलके, और पत्रकार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सब बैठ के एक मिडिल जो मार्ग जिसको कहते हैं कि मिडिल पाथ जो है, वो मिडिल पाथ ढूंढना पड़ेगा। ऐसे इसलिए आप जो कहते हैं कि प्रोएक्टिव नॉट ओनली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया बट एवरी सेक्शन हु इज डीलिंग विद द न्यूज़, एक्चुअली लेकिन होना चाहिए ये। हम सब जानते हैं और जो कुछ हम कहते रहे हैं उसको एक तरह से आर्टिकुलेट किया है, उसको बेहतर ढंग से व्यक्त किया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने। उसका ये कहना है कि पेड न्यूज़ की जो जड़ें हैं सिर्फ इलेक्शन से जुड़ी नहीं है, ये हमारे देश में मीडिया के स्ट्रक्चर से इन्वॉल्व हैं। उनका कहना है कि मीडिया की संरचना में प्रॉब्लम है, मीडिया के खासकर रेवेन्यू जो मॉडल है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, उसकी समस्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि पत्रकार की हैसियत गिरी है। जब पेड न्यूज़ की जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी जटिल हैं, क्या सिर्फ एक कानून में संशोधन करने से ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, ये सेल्फ रेगुलेशन जो चला आ रहा है मीडिया में कि प्रेस काउंसिल है या एडिटर्स गिल्ड है या ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, ये जो सेल्फ काउंसिल नहीं चलने वाला, सेल्फ रेगुलेशन नहीं चलने वाला। अच्छा, जो सरकार की बात है, जो इस कमेटी रिपोर्ट ने भी कहा है, सरकार को काफ़ी कुछ खड़ा सुनाया है उन्होंने कि भाई आपने कुछ किया नहीं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, क्योंकि जो निर्वाचन सदन ने भी जो एक्शन ली है वो कैंडिडेट्स के ऊपर ली है, मीडिया हाउसेस के ऊपर कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टीज़ नहीं, बाकी भी पार्टीज़ सब डरती हैं कि अगर हम कुछ कर लें, समझो आईएनबी मिनिस्ट्री कर ले, मुझे बात कर इलेक्शन से पहले, तो पूरी मीडिया कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाएगी, ये वो समझते हैं। तो जब तक इसमें जैसे एक आपका कॉमन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना था, जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल होके कोई लॉ के ऊपर अपनी मोहर नहीं लगाती और कि हाँ कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, और मैं बेशक मीडिया से जुड़ी हुई हूँ इतने सालों से, मगर मैं मानती हूँ कि रेगुलेशन का टाइम आ गया है। क्योंकि ये जो रेवेन्यू मॉडल जिसकी आपने बात की, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जर्नलिस्ट हर 6 महीने उसको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का टाइम आ गया है, तो जैसे मालिक कहता है वैसे ही करेगा, उसके कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। एडिटर्स गिर गए, काफ़ी ओनर्स ही खुद एडिटर्स बन गए हैं, एडिटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। इस विषय के अन्य मुद्दों को उठाएंगे, हम ये देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म हो जिससे पेड न्यूज़ की जो महामारी है वाकई उसको अगर पूरी तरह खत्म नहीं तो मिनिमाइज किया जाए, एक नए ढंग का एटमॉस्फेयर बने मीडिया में, जिससे कि खबरों की आज़ादी, खबरों की अस्मिता को न घायल किया जाए और पत्रकारों की संपादकीय की ऑटोनॉमी भी बरकरार रहे। एक अंतराल के बाद परंजय, हम बातचीत की शुरुआत फिर अंतराल के बाद आपसे करते हैं। अगर पूरी रिपोर्ट को स्टैंडिंग कमेटी के देखा जाए और आपकी भी रिपोर्ट अगर देखा जाए जो प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट थी, इन दोनों रिपोर्ट से और इस बीच में जितनी बहस इस देश में मीडिया को लेकर हुई है, खासकर पेड न्यूज़ को लेकर, उससे जो बातें निकलती हैं उसमें लगभग सहमति सब में है कि ये सिर्फ खबरों को निगरानी करने से ये बीमारी दूर नहीं होने वाली है, ये एक कानून बना देने से, कुछ संशोधन करने से ये दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि मीडिया के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ये इनहेरेंट है, अंतर्निहित है, खासकर जो मीडिया का आज स्ट्रक्चर हमारे सामने है। इसके लिए स्थायी समिति 2 बातें कहती है। पहली बात तो ये कहती है कि प्रेस काउंसिल का जो मौजूदा स्वरूप है उसको रिवैम्प किया जाए या मीडिया काउंसिल बने। उसका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इस देश में कोई निगरानी करने के लिए बॉडी ही नहीं है, सिर्फ सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जी हाँ। तो एक तो ये, दूसरी बात वो क्रॉस मीडिया ओनरशिप और होल्डिंग के बारे में, क्रॉस मीडिया होल्डिंग के बारे में कहता है, ये कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इसे हर हालत में इसको अंकुश लगाया जाए और इसके लिए
उसने ये भी कहा है कि इस पर जल्दी फैसला करके और कुछ बताया जाए उसको। उर्मिला जी, आपको क्या लगता है ये दो बड़ी चीजें, अगर हम केंद्रित पूरी बात को करें, हमारे पास वक्त कम है, ये क्या मीडिया जो पेड न्यूज की जड़ें हैं वाकई यहां तक हैं? देखिए, अगर आपको भारतीय प्रेस परिषद को अगर आप कुछ इतने कमज़ोर है इस वक्त, सज़ा देने का कोई क्षमता नहीं है, अगर वो सज़ा देने का कुछ क्षमता देते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए, भारतीय प्रेस परिषद सिर्फ प्रिंट मीडियम के लिए है। मैं समझता हूँ एक अलग संवैधानिक एक संस्था होना चाहिए। जो काम अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय कर रहा है, ये एक संवैधानिक संस्था हो। ये सरकार पैसा दे सकते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग है, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एकदम स्वाधीन स्वतंत्रता से काम करेंगे। लेकिन बहुत सारे मीडिया के लोग हमारे आप जैसे ये कह देते हैं कि साहब इसे अभिव्यक्त की आजादी जो उनका फ्रीडम ऑफ प्रेस है, देखिए, इसमें वो बाधित होगा। जो हर व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है, जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का बात, इसके साथ कोई संपर्क नहीं है। आपातकालीन समय में जो हुआ था, कोई संपर्क नहीं है। आप ये जो ट्राई का रिपोर्ट है, ये क्रॉस मीडिया ओनरशिप, उन्होंने बताया कि बहुत सारे देश है, विकसित देश है, जैसे जहां पे ऐसे क्रॉस मीडिया ओनरशिप के रिस्ट्रिक्शंस है, तो हमारे देश में वहां पे क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? वहां पे भी है। ये है क्योंकि आज एक हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े मीडिया का घराना है, उनके साथ हमारा राजनेता उनको अपसंद कुछ नहीं करने चाहते हैं। इसीलिए और इस समय चुनाव आने वाले हैं, मैं समझता हूँ कुछ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ होना चाहिए। सिर्फ आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन से काम नहीं चलेगा। अक्षय, आपके लेवल पर, अगर निर्वाचन आयोग के लेवल पर हम माने, निश्चित रूप से बड़ा काम हुआ है और मैं समझता हूं कि शासन से जुड़ी अगर किसी एक यूनिट ने, एक इकाई ने अगर कोई पेड न्यूज को लेकर बड़ा काम किया है तो निश्चित रूप से वो निर्वाचन आयोग है। इसमें मुझे लगता है कि आप किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके हाथ भी बंधे हुए हैं, कोर्ट में मामला चला गया, इसके लिए क्या निर्वाचन आयोग पहल कर रहा है? क्या कोई नई बात निकली है? जो मामले सब जुडिस हैं उसके बारे में तो हम कमेंट नहीं करेंगे। और जैसे प्रणंजय अभी बता रहे थे, अभी जो कुछ हाईकोर्ट की जजमेंट उत्तर प्रदेश से आया है, बहुत ही इंस्पायरिंग है और आगे ले जाने वाला मामला है। लेकिन यस, चर्चा बहुत हो चुका है, एक्शन की घड़ी है और कौन कौन एक्शन ले पाता है वो बहुत देखने वाली बात है। सेल्फ रेगुलेशन डेफिनेटली लास्ट को आंसर है, लेकिन जैसे देखा है कि एक्शन अगर लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट होता है, उसका जरूर इम्पैक्ट होता है। और मैं आपको एक दो छोटी अच्छी खबर दे देता हूँ। एक तो है कि पहले प्रेस काउंसिल, जैसे प्रणंजय ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए हम अपना दायरा समझते हैं, कमीशन जो है अपना दायरा को समझता है, ये कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज तक सीमित है ज़्यादातर। इस पेड न्यूज़ के मामले में जब मीडिया के बारे में होता है, वंस एस्टैब्लिश हो जाता है ये कैसे पेड न्यूज है, हम उसको प्रेस काउंसिल को भेज देते हैं। अगर मीडिया के बारे में प्रेस काउंसिल से आपका जो कोऑर्डिनेशन है, हाँ। आपने जो पहल की है, प्रेस काउंसिल के रिस्पांस से आप कितना कन्विंस हैं, कितने संतुष्ट हैं? वेल, हम चाहते हैं कि प्रेस काउंसिल कुछ हमको इस मामले में और मदद करें। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, उनका कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस होंगे, अपने कुछ उनकी लिमिटेशंस होंगे, लेकिन हम चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के लिए अभी हाल ही में हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीए का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिलेटेड पेड न्यूज है, कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि ये केसेस उनके पास जाएगा। और हर चुनाव के पहले, प्रणंजय खास करके आपको खुशी होगा ये बात सुन के, हम जो मीडिया कन्वेंशन करते हैं हर चुनाव के पहले भी करते हैं सारे मीडिया हाउसेस को लेके, उसमें एक प्लेज लिया जाता है एंड दे गिव ए सेल्फ डिक्लेरेशन कि हम पेड न्यूज नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है। मैं फिर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आऊंगा। दो मामले, मीडिया काउंसिल का और क्रॉस मीडिया होल्डिंग, आखिर इस पर हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडिटर्स गिल्ड, प्रेस काउंसिल इस पर क्यों थम जाते हैं? सभी लोग, ऐसा लगता है कि वहां आगे बढ़ के बात नहीं हो रही है। क्या इस कारण की सबको अपनी अपनी चिंता है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का जो मामला है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो मामला है, वो सबसे आगे आ जाता है। जब भी इसके बारे में चर्चा होती है, चाहे हमारी मीटिंग्स हो या कोई और भी संस्था हो, उसमें बात ये होती है कि अगर मीडिया काउंसिल बनेगा तो मीडिया काउंसिल ये एक प्रेस को ये गैग करने वाली ऐसी एक संस्था होगी, क्योंकि मीडिया काउंसिल सिर्फ केंद्र के इस पे नहीं बनेगा, वो राज्य में जाएगा, स्टेट में जाएगा और नीचे तक चला जाएगा। वहाँ वही सिचुएशन आएगी जो अभी हुआ था, अभी जो बात हो रही थी, इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन आएगी। अभी एक सेकंड, आपको बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। नीना ने अभी हाल में कहा, जो इनकी बात से लग रहा था, कि कई बार सरकार चाहती भी है
तो भी डरती है या एक दबाव महसूस करती है कि सारा मीडिया यूनाइट हो जाएगा और कहा जाएगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्यों नहीं एडिटर्स, क्यों नहीं इस देश के सीनियर जर्नलिस्ट यूनाइट होते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं शासन को कि आप अभिव्यक्ति की आजादी को अक्षुण्ण रखते हुए जो भी एक कदम उठाएंगे, मीडिया काउंसिल का हो, क्रॉस मीडिया होल्डिंग का हो, उस पर जर्नलिस्ट बिरादरी आपके साथ रहेगी और हम इसको कतई नहीं मानेंगे कि ये ऑटोक्रेटिक अटैक है प्रेस की आजादी पर। नहीं, आप जो कहते हैं वो बात सही है। अभी ये वक्त आ नहीं, गया क्या है। मालिकों से डर नहीं, है? ये वक्त आ गया है जी। कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो या एडिटर्स हो, ये सब इसके बारे में बड़ी सीरियसली इसके बारे में सोचे और ये कहे कि मिडिल पाथ या मीडिया काउंसिल अगर आ जाए तो वो कुछ न कुछ हद तक पेड न्यूज़ हो या क्रॉस होल्डिंग हो, इसके बारे में कुछ न कुछ अपने अंकुश लगाएगी। इसलिए इसके बाद ये सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है। नीना, नहीं, मैं ये नहीं ये मानती। ये सारी जो देखिए, बीमारी की चर्चा हम आजकल- कर रहे हैं, इस बीमारी की जड़ों की अगर बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी देखिए, इसकी जड़ें यहां मानी हैं, एडिटर्स जिस पर हम बदले चर्चा कर जाते रहे हैं। हैं मुख्यमंत्री मंत्रियों से जल्दी जल्दी, एडिटर्स बदले जाते हैं बड़े बड़े अखबारों के। सारे सीनियर जर्नलिस्ट एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, किसी को 2 साल का मिलता होगा, ज़्यादातर एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हर 6 महीने उनको यही चिंता होती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं। बाकी जर्नलिस्ट का तो छोड़िए। तो क्या पत्रकारों की असुरक्षा भी एक मसला है? इस हालत में पूरा जो माहौल है, कौन मालिकों के अगेंस्ट जाएगा? अगर क्रॉस मीडिया होल्डिंग है, कोई बड़ा मीडिया हाउस है जिसका टीवी चैनल भी है, रेडियो भी है, प्रिंट मीडिया भी है, कौन उसके खिलाफ जाएगा? बताइए, अपनी नौकरी छोड़ के कौन इसका जाएगा? मतलब संपादक और पत्रकार अपनी असुरक्षा के चलते वह बात नहीं कह पा रहा है जो समझता है कि सही बात है। देखिए, बहुत सब लोग को मालूम है क्या हो रहा है जी, कोई किसी नौकरी चला जाएगा इसके डर में, कोई ऐसे व्यक्ति है कि वो जो मालिक के जो कहेंगे उसके साथ ही चले जाते हैं, उसके चमचे बन गए हैं और तरक्की होगी मगर उसकी। असली बात है, ये जो मुद्दा है ये भारतवर्ष का लोकतंत्र का भविष्य के साथ इसका एक संपर्क है और अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है इसके साथ भी एक हर व्यक्ति का जो मौलिक विजय अधिकार विजय ये नहीं, भी है। विजय इस कमेटी ने, एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसने पत्रकारों की आवाज एक तरह से कही है, संपादकों की भी नहीं, कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से सारी ये बीमारियां पैदा हुई हैं। इसने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को डिमोलिश करने, उसको खत्म करने की बात कही है और कहा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लागू किया जाना चाहिए। क्या आप एडिटर्स गिल्ड के फोरम से इस मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो कहते हैं ये जड़ है, ये जड़ मेरे ख्याल से कम 10 साल हुए हैं। जैसे ये मामला अंग्रेजी इसमें चला गया, वहां से सारे जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर से ऑल ओवर इंडिया आज कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सब तरफ लागू है। लेकिन परंजय, हमने 10 सालों में, 15-20 सालों में एडिटर्स गिल्ड को इस मुद्दे पर बात करते नहीं देखा। देखिए, एडिटर्स गिल्ड ये भी बोलिया कि हर एडिटर को अपना संपत्ति जो है, जैसे सांसद है उनको डिस्क्लोज, मगर किसी ने नहीं किया। एडिटर्स गिल्ड ने ये भी कहा कि अक्षय। एडिटर्स गिल्ड, ये जो कमीशन को प्रोत्साहन दिया है कि पेड न्यूज के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए, इसमें एडिटर्स गिल्ड भी है। उन्होंने आकर हमको काफी बार पहले मिले। इसमें जो बड़ी द्विधा है, पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया ग्रुप्स जब ग्रुप होकर आते हैं, अपना तरफ से एक इंटेलेक्चुअल प्रेजेंटेशन देते हैं, पेड न्यूज के बारे में बहुत ही कंसर्न व्यक्त करते हैं और एक्शन चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हीं का कोई मेंबरान आप देखेंगे कि उन्हीं पेड न्यूज में इन्वॉल्वमेंट होकर आते हैं। सो ये बहुत एक द्विधा की बात है। उर्मिलेश, जी, नीना। जो सारा एक्शन अभी तक जो निर्वाचन सदन ने लिया है, जो बहुत अच्छा किया है, वो सारा कैंडिडेट्स के ऊपर लिया है। एक भी मेरे ख्याल, अगर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक भी केस ऐसा नहीं है जो एक्शन आपने मीडिया हाउस या रिपोर्टर या एडिटर या मैनेजमेंट के ऊपर लिया हो, जहां प्रूव भी हो गया कि हाँ ये पेड न्यूज था। मैं फिर मुझे निरंजन को लगता है थोड़ा जवाब दे दूं इसका। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया अक्षय राउत और विजय नाइक, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आज वाकई इस बहस में, खासकर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बहाने जो हमने आज चर्चा की, अपने मन से खुलकर, खुले दिल से बातें कही हैं और हमने अपनी कमजोरियां भी जाहिर की हैं और हमने अपनी इच्छा भी जताई है। सवाल है कि इच्छा जताने से चीज़ें नहीं बदलती, इसके लिए ठोस पहल करनी होगी और स्टैंडिंग कमेटी की भी चिंता यही है कि पहल सोच के स्तर पर हो रही है, कार्रवाई के स्तर पर नहीं हो रही है। स्टैंडिंग कमेटी ने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की इस कमजोर नस को भी पकड़ा है, मीडिया के बड़े हाउसेस के बारे में भी बात की है, पत्रकारिता के जो बड़े संगठन हैं,
मुझे लगता है कि आज सोचने की जरूरत है, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वर्किंग जर्नलिस्ट के एसोसिएशंस हों, ये सोचने की जरूरत है कि कैसे हिंदुस्तानी पत्रकारिता को एक बेहतर जमीन दी जाए, एक ऐसी जमीन जिससे इस देश की करोड़ों करोड़ आवाम अपनी आवाज के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। इन शब्दों के साथ आप सबका पेड न्यूज पर एक नए ढंग की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।